बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एंटी टेस्ट का जो मैथ्स का पोर्शन है उसका लेक्चर नंबर 25 होगा। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 13 जो है वो क्लोज़ किया था फर्स्ट ईयर का। आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे और इससे रेलिवेंट जो MCQs वगैरह आपके पेपर में आ सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बात। चैप्टर 14 जो है इसकी हेडिंग अगर देखें तो ये बेसिकली है सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। यानी हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये इस चैप्टर की हेडिंग है। और अगर हम इसमें कुछ चीज़ें पहले डिफ़ाइन कर लें, जैसे हम डिफ़ाइन कर लें कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है, तो ज़्यादा हमारा काम स्मूथ चलेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ये होती है, मैं यहाँ इसको डिफ़ाइन कर लेता हूँ। डेफिनेशन है इसकी, an equation involving at least one trigonometric function, an equation involving at least one trigonometric function is called trigonometric equation। बड़ा सिंपल सा इसका अगर देखें तो एक्सप्लेनेशन इसकी बनती है सिंपल सी। वो ये है कि कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आए उसे हम कहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हम कोट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ क्या करना है, हमने उन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो असल टारगेट हमारा सोल्यूशन फाइंड करना है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। जैसे मैं कहता हूँ साइन x इज़ इक्वल टू 1/2, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह से 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ये लीनियर भी हो सकती है, लीनियर मीन जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक भी स्क्वायर वाली टर्म हो सकती हैं, क्यूब वाली, 4 पावर वाली, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा इसके एंगल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे cos 2x माइनस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की। तो एक छोटी सी एग्जांपल कोट करते हैं, सोल्यूशन का बेसिक आइडिया समझ लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि MCQs हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो ये लिखते हैं, इसमें एक MCQ समझ लें या क्वेश्चन समझ लें इसको आप, कि सोल्यूशन आपने फाइंड करना है। सोल्यूशन ऑफ साइन ऑफ x इक्वल्स टू 1/2, इसका हमने फाइंड करना है सोल्यूशन। तो कुछ बातें आप लोगों ने याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, चाहे वो फर्स्ट ईयर में कर रहे हो या सेकंड ईयर में कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन सेकंड ईयर के अंदर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन पार्शियली फाइंड करना पड़ता है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने का जो मेथड है वो ये होता है कि सबसे पहले हम डोमेन देखते हैं कि किस डोमेन में इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। लेट से मुझे डोमेन ये दी हुई है कि मुझे बताना है कि साइन की वैल्यू x बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2π, जो साइन का कंप्लीट पीरियड है, इसमें हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। ये 0 से पाई भी हो सकता है, आपसे पूछ सकता है, 0 से π/2 भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सबसे पहले चीज़ डोमेन देखनी है कि x की वैल्यूज़ कहाँ तक होनी चाहिए, क्योंकि साइन और काज या टेन कार्ड या सेकेंड को सेकेंड ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब ये है कि ये एक ही वैल्यू डिफरेंट एंगल्स पे देते रहते हैं आपको। जैसे अगर हम साइन काज की बात करें, चैप्टर नंबर 11 में हमने इनके पीरियड्स पढ़े थे। हर 2π के एडिशन के बाद साइन और काज की वैल्यूज़ रिपीट होती हैं। तो ये जो 1/2 आंसर है ये x की इन्फिनिट वैल्यूज़ पे आ सकता है। तो हमने ये देखना है कि किस इंटरवल में देख रहे हैं। इस इंटरवल के अंदर 0 to 2π तक देखेंगे कि ये वैल्यू कहाँ कहाँ बन सकती है। अब इसका मेथड क्या होता था, सबसे पहले हम फाइंड करते थे इसका रेफरेंस एंगल, और रेफरेंस एंगल को हम किसी भी डिफरेंट नोटेशन से डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। चूँकि ये x है उसको मैंने अल्फा कह दिया। रेफरेंस एंगल क्या होता है कि जो बेसिक टेबल होता है 0 से लेकर 90 तक, 0, 30, 45, 60 और 90, उसमें से देखना होता है कि ये वैल्यू साइन की कहाँ बनती है। और ये बेशक यहाँ -1/2 लिखा होता है या प्लस, आपने नेगेटिव साइन इग्नोर करना होता है और वो पॉजिटिव वैल्यू देखनी होती है कि कहाँ बनती है।
और रेफरेंस एंगल हमेशा एक्यूट एंगल रखा जाता है। ये भी एक बार एमसीक्यूज़ में बात पूछी गई थी कि रेफरेंस एंगल इज़ ऑलवेज एक्यूट, ऑब्ट्यूज, सप्लीमेंट, बाकी कुछ और भी ऑप्शन थे, लेकिन हमने देखना है कि जो रेफरेंस एंगल है वो हमेशा आपके पास एक्यूट एंगल हुआ करेगा। तो आपने देखना है 0 से लेकर 90 तक साइन की वैल्यू कहाँ आती है। तो सारे जानते होंगे, आप पढ़ चुके हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी दफ़ा सीख चुके हैं ये बात कि साइन की वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, जिसको पाई बाय 30 डिग्री, जिसको हम पाई बाय 6 कहते हैं। तो ये भी एक बात आप याद रखें कि जो सोल्यूशन हमारे पास आता है, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन रेडियंस फॉर्म में लिखना होता है, आपने रेडियन मेजरमेंट में लिखना होता है। ये बात भी आपने पॉइंट याद रखना है ये वाला। तो पाई बाय 6 यानी 30 डिग्री पे साइन पहली बार 1/2 आंसर देता है। फिर जब ये एक रेफरेंस एंगल हम निकाल लेते हैं तो फिर हमें एक चीज़ और कैलकुलेट करनी पड़ती है। हम बनाते हैं 4 क्वाड्रेंट और हर क्वाड्रेंट की रिस्पेक्ट से हम बात करते हैं। अगर तो जिस फंक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका सोल्यूशन होगा, जिसको यहाँ एक्स से डिनोट किया हुआ है हमने, ये होगा रेफरेंस एंगल के बराबर। जैसे रेफरेंस एंगल कितना है यहाँ पे, अल्फ़ा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई किया तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो होगा पाई माइनस अल्फ़ा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो हमारा सोल्यूशन होगा पाई प्लस अल्फ़ा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो हमारा सोल्यूशन होगा 2 पाई माइनस अल्फ़ा। ये 4 रूल्स बेसिकली बनाए जाते हैं। अब आप देखें साइन की जो वैल्यू ये पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव होता है 2 जगह पे, किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और सेकंड में। तो ये बात हम यहाँ लिखते हैं कि एज साइन एक्स इज पॉजिटिव in first and second quadrant। हम ये कहते हैं कि साइन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने रूल अभी पढ़ा है, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और एक्स क्या होंगे, बराबर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा सोल्यूशन आएगा एक्स, वो अल्फा के बराबर होगा। अल्फा कितना है, पाई बाय 6। तो एक तो आंसर हमें ये मिल गया। फिर अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, x इक्वल होगा पाई माइनस अल्फ़ा के। पाई आपके पास 180 और अल्फ़ा आपको दिया हुआ है पाई बाय 6, तो ये बनेगा 5 पाई बाय 6। अगर डिग्रीज में देखें तो ये 30 डिग्री है और ये उसका 5 टाइम्स है, 35 से 150, 30 और 150 हमारे सोल्यूशन है। तो ये 2 ऐसे एंगल्स थे कि जो इस इंटरवल में आते थे जहाँ साइन की वैल्यू 1/2 थी। तो जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा ये होगा पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, पेपर में जब ये क्वेश्चन MCQs में आते हैं तो ये वाला काम, ऑल दो कि ये काम सारा हार्डली 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स का काम है, 30 to 40 सेकेंड्स में आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको भी मिनिमाइज़ करना होता है। तो पेपर में जब भी याद रखना है MCQs में ये क्वेश्चंस आएंगे तो हम इसको बैक सॉल्व टेक्निक से करेंगे। ये मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद एक MCQ थ्रू। अभी सिर्फ हम बेसिक मेथड रिवाइज करके चल रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सारे एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट ईयर आपने पढ़ी होती है तो 1 साल का बीच में गैप आया होता है, सेकेंड ईयर जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जो 1 साल का गैप होता है उसमें कुछ बेसिक बातें आप भूल जाते हैं। तो ये असल में एक क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व करने का मतलब था, ये था कि आपको कुछ बेसिक बातें रिवाइज करवाई जाएँ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा है, पहली बात आपने याद रखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो रिलेटिव टू इंटरवल होता है, किस इंटरवल में आपने फाइंड करना है, एक बात। दूसरी बात मैंने ये कही है कि जो रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे, यानी एक्यूट एंगल होगा। तीसरी बात आपको ये कही है कि आंसर हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आपने रेडियंस में लिखना है, डिग्री में नहीं लिखना। ये 3 बातें बेसिक आपको रिवाइज करवाई हैं। फिर उसके बाद हम रेफरेंस एंगल के बाद देखेंगे कि टेबल बनेगा हमारे सामने, जिस भी कोऑर्डिनेट फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। जैसे यहाँ फर्स्ट सेकंड में था तो फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग हमने 2 आंसर्स लिख दिए हैं। इसका मतलब है साइन जो है वो 2 जगह पे इस इंटरवल में आपको 1/2 आंसर देगा। तो सोल्यूशन को तो अभी हम एक शॉर्टकट पढ़ेंगे बैक सॉल्व करने वाला। एक चीज़ और नोट कर लेते हैं, देखें अगर हमें ये कहा जाता, जैसे नोट ये लिखता हूँ कि ये ही क्वेश्चन सेम होता, हमें ये कहा जाता जी कि सोल्यूशन फाइंड करें, सोल्यूशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, बट साथ ये इंटरवल मेंशन ना होता, ओपन चॉइस होती है हमारे पास, यानी वो कहता है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा ये बताएं सिर्फ, और ये नहीं बताया कि x कहाँ से कहाँ तक है। तो अब हमें x की सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ती हैं।
अब सारी वैल्यू लिखने का ये मतलब ये नहीं है कि आपने जितने भी हैं 30 के बाद वो सारी एक एक करके लिखना शुरू कर दें, हमने जनरलाइज आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पीरियड को, जैसे साइन का पीरियड आप जानते हैं साइन काज, और सीकेंड को सीकेंड का 2 पाई पीरियड है। इसका मतलब एंगल में जब भी 2 पाई ऐड होगा तो आपको जो आंसर मिला करेगा वो हमेशा वही होगा जो उससे पहले वाले एंगल पे आया था। तो अगर मुझे इसका सोल्यूशन ओवरऑल लिखना है, यानी सारे आंसर लिखने हैं, सारे सोल्यूशन, तो देखिए फ़र्क क्या पड़ेगा। जो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, अभी आपका क्या आंसर था π/6, तो आप लिखेंगे एक π/6 वही जो ऊपर आंसर आया था, फिर उसमें ऐड कर देंगे 2n पाई। 2n पाई ऐड करने का मतलब है कि 2 पाई के सारे इंटीजर्स मल्टीपल, n यहाँ इंटीजर को शो कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा आंसर था वो कौन सा था आपके पास, 5π/6, इसके अंदर भी ऐड कर दें 2n पाई। ये 2n पाई ऐड करने का मतलब है कि 2 पाई के सारे मल्टीपल इसमें ऐड होंगे। जितनी बार 2 पाई ऐड होगा एक नया एंगल आएगा, और नए एंगल पे भी आंसर क्या रहेगा 1/2। दोनों के दरमियान में यूनियन आ जाएगा। और n के बारे में आप क्या बताएंगे कि वेयर n इज़ इंटीजर। तो ये फ़र्क याद रखना है। अगर तो इंटरवल दिया होगा तो इंटरवल की रिस्पेक्ट से आंसर लिखना है, और अगर इंटरवल नहीं दिया हुआ जनरल आंसर पूछा गया तो फिर ये हमारा जनरल आंसर होगा। साइन, काज, सीकेंट और कोसीकेंट जिनका पीरियड 2 पाई है उनके आंसर में आपने 2n पाई ऐड करना होगा, और टेन और कॉट जिनका पीरियड पाई है उनके आंसर में आपको n पाई ऐड करना होगा। क्योंकि पाई जिनका पीरियड होगा उसमें पाई के मल्टीपल आएंगे, और जिनका 2 पाई पीरियड होगा उसमें 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल आएंगे। तो ये एक तो हो गया। अब एक दो MCQs करते हैं ताकि ये बात जो है ये आपको सही तरह समझाई जा सके। अच्छा जी, मैंने एक MCQ लिखा आप लोगों के सामने, और ये समझाने के लिए कि पेपर में जब MCQ आता है तो आपने शॉर्टेस्ट वे क्या यूज़ करना है उसको अटैम्प्ट करने का। तो सोल्यूशन सेट आपने बताना है cos x = -√3/2। अब नेगेटिव साइन भी आ रहा है और ये वैल्यू भी देख रहे हैं आप, तो आप लोगों ने बजाय इसके कि इसको प्रॉपरली सॉल्व करें, जो हमारा प्रॉपर मेथड मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है जिसमें रेफरेंस एंगल फाइंड करते थे और उसके बाद बाकी काम होता था, वो काम नहीं करना हमने। यहाँ टाइम इतना नहीं होगा हमारे पास। सबसे पहले तो अब ये देखें कि ये साइन काज वाले जो क्वेश्चन होते हैं या सीकेंड को सीकेंड वाले, अगर इनके ऊपर मेंशन नहीं है कि x कहाँ से कहाँ तक है तो फिर आपने जनरलाइज आंसर लिखना होता है। जो जनरल आंसर लिखना होता है आप लोगों ने उसमें 2n पाई ऐड होता है। तो जिन जिन आंसर्स में 2n पाई ऐड है सिर्फ उसी में आपको डाउट होगा। तो जिनमें n पाई ऐड, जैसे यहाँ देखें n पाई ऐड हुआ है, ये छोड़ देंगे हम, ये भी छोड़ देंगे क्योंकि ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब रह गए आपके पास दो जिनमें 2n पाई ऐड हुआ है। अब उसमें से एक है π/3 5π/3 और एक है 5π/6 और 7π/6। तो एक बात तो हमें पता है कि ये नेगेटिव आंसर है, और कभी भी आप याद रखें जब इस तरह 2n पाई n पाई ऐड हुआ होता है तो चेक करने के लिए जो पहले वाला एंगल होता है सिर्फ ये वाला, इस वाले एंगल को सिर्फ आपने प्लेस करना होता है, साथ वाले एंगल को आपने प्लेस नहीं करना होता। ये तो आल दो हमारा आंसर ही नहीं है, लेकिन अगर हम प्लेस करेंगे तो इन सारों में से जिन दो पे हमें डाउट है, ये तो चलो हमने पहले निकाल दिए हैं कि ये हमारे आंसर इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इनमें ऐड हुआ हुआ है n पाई। तो आंसर हमारा या ये वाला हो सकता है या ये हमारा आंसर हो सकता है। तो इन दोनों में से भी जब आप चेक करना शुरू करेंगे तो आप लोगों ने सिर्फ जो पहले वाली वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू यहाँ प्लेस करके देखनी है, दोनों की बारी बारी। एक बार उसको करेंगे, एक बार इसको। अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो इसको भी करेंगे, अगर वो नहीं करेगा तो इसको भी छोड़ देंगे। अब तो π/3 अगर आप यहाँ पुट करें तो cos π/3 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है और cos π/3 पे 1/2 होता है, ना ये 1/2 लिखा हुआ है और ना ये पॉजिटिव लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जो π/3 वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब रह गया आपके पास एक ही ऑप्शन ये वाला। तो कंफर्म बात है जब तीन ऑप्शन फेल हो गए तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि ये है या नहीं। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप देखें, आप लोगों ने, मैंने कहा है कि सबसे पहले ये जो पहले वाली वैल्यू ये प्लेस करनी है। ये लिखा हुआ है 5π/6, π/6 का मतलब 30 और 5π/6 का मतलब 30 का 5 टाइम, जिसको हम 150 कहते हैं। तो यहाँ 150 पुट करें। कैलकुलेटर आपके पास ना भी हो, चैप्टर 10 में मैंने आपको बताया था कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये देखें cos 5π/6 का मतलब है, चेक करने के लिए cos 150 फाइंड कर रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि जब दो एंगल्स का सम 180 बनता है तो cos का आंसर cos के आंसर के बराबर आता है, सिर्फ नेगेटिव हो जाता है। तो cos 150 माइनस cos 30 के बराबर आंसर देता है आपको, क्योंकि 150 और 30 का सम कितना है 180। जब एंगल का सम 180 बनेगा cos अपने नेगेटिव के आंसर देगा बराबर,
साइन अपने पॉजिटिव के और टेन भी अपने नेगेटिव के। ये सारी बातें आपको बताई हैं चैप्टर 10 के अंदर। अब cos 30 पे होता है √3/2, तो cos 150 पे कितना हो गया -√3/2, इसका मतलब ये वैल्यू बन रही है, ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अब कन्फर्म है ये भी करेगी, लेकिन अगर नहीं तो इसको चेक कर लेते हैं। ये है 7π/6। अब 7π/6 कितना होता है, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 30 का 7 टाइम है, इसको 210 कहते हैं आप। तो ये देखें, अगर मैंने cos 210 पे चेक करना है तो हमने जो इवन और ऑड मल्टीपल वाला रूल पढ़ा हुआ है, अगर उसको माइंड में रखें तो क्या कह सकते हैं, ये असल में क्या है, cos ऑफ 180 + 30 है। 180 इवन मल्टीपल है, 2 × 90 है, अगर 90 का इवन है तो cos रहेगा और आंसर 30 वाला आएगा, ये वाला। और क्वाड्रेंट चूँकि कौन सा है, तीसरे में cos क्या होता है, नेगेटिव। अगेन वही सेम जो वैल्यू है वो बन गई -cos 30 वाली। तो दोनों पे जो आंसर है वो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और ये जो साथ 2nπ लिखा है इसको नहीं पुट करना हमने सिर्फ 2nπ में जो पहले नंबर ऐड होगा एंगल वो पुट करना होता है। तो ये एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है विदाउट प्रॉपर मेथड, और ये इसका शॉर्टकट मेथड था। आपको मैंने सारी थीम समझाई है सिर्फ, और उस पर टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप खुद अटैम्प्ट करेंगे तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले कैसे फ़िल्टर करना है इसको। आपने इस तरह फ़िल्टर करना है कि जिनमें 2nπ नहीं ऐड हुआ हुआ वो तो पहले ही छोड़ दिया आपने, ये दो, क्योंकि nπ ऐड होता है tan और cot वाले क्वेश्चन में। फिर दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर इन दोनों में 2nπ ऐड हो रहा है तो इनमें से जो पहला एंगल है वो पुट करके देखना है। π/3 पुट किया तो cos π/3 पे नेगेटिव आंसर नहीं देता, इसका मतलब ये भी ऑप्शन निकल गया। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट वाज डी। तो डी में से हमने बारी बारी दोनों को चेक किया, और ये चेक करने के लिए हमने टेक्निक हमें पता है, ये कैलकुलेशन आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं अगर आप इस बात को याद रखें तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब एक आध MCQ में और लिखता हूँ ताकि ये आइडिया मज़ीद जो है वो हमें क्लियर हो जाए। अच्छा जी, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है। अब ये 10 वाला एक क्वेश्चन है, सोल्यूशन सेट ऑफ 10x = 1। ये 1 है, कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है जो उसकी रेंज में आता हो। इन द इंटरवल 0 to 2π। अब ये फिक्स हो गया कि 0 से लेकर 2π तक आपने बताना है, यानी जो एक कंप्लीट राउंड होता है उसमें बताना है कि वैल्यू कहाँ कहाँ हो सकती है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन हैं π/6, 5π/6, π/4 एंड सो ऑन। सबसे पहले दो जो एंगल्स दिए में देखें, इसमें 2nπ nπ ऐड नहीं हुआ हुआ। उसकी वजह यह है कि ये जनरलाइज सोल्यूशन नहीं है, हमें एक इंटरवल बताया गया है। अगर वो जनरलाइज सोल्यूशन कहता है, इंटरवल ना देता हमें, तो फिर हमें हर आंसर में nπ या 2nπ लिखा नज़र आता। तो 10x अगर हो तो फिर हर आंसर में nπ जो एक्चुअल आंसर है उसमें nπ ऐड होना चाहिए। लेकिन यहाँ चूँकि उसने डोमेन बताई है, इस डोमेन के अंदर बताना है, तो 10 की वैल्यू 1 देखना है कि इस इंटरवल में कहाँ कहाँ हो सकती है। सबसे पहले तो आप देखें जो छोटा एंगल है उसको चेक कर लेते हैं। पहले अगर हम π/6 पुट करें यहाँ पे, तो 10 π/6 पे आप जानते हैं कि जो आंसर देता है 1/√3 होता है। तो इसका मतलब है π/6 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगली अगर इन ऑप्शन देखें तो यहाँ π/4 है, π/4 पुट करें, 10/4 पे 1 आंसर देता है। ये तो होगी बात ठीक है, π/4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसका मतलब अब इन तीनों में से कोई एक हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं साथ वाले एंगल्स। ये है 3π/4। 3π/4 इज़ बेसिकली π/4 का 3 टाइम्स, जिसको हम 135 डिग्री कहते हैं। 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। इसका मतलब है ये वाला एंगल इसी को इनको सेटिस्फाई नहीं करता। ये भी क्रॉस कर दिया हमने। अब ये आ गया 5π/4। 5π/4 का मतलब क्या है, π/4 का 5 टाइम जो 225 डिग्री बनता है। 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है इस पर भी पॉजिटिव आया, इस पर भी पॉजिटिव, तो कंफर्म हो गया। अब ये कंफर्म करना बाकी है कि क्या अगर 45 पे 1 होता है तो 5π/4 1 होगा या नहीं। तो ये देखें, ये मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे एंगल होता है आपके पास 45 डिग्री, जिसको हम कहते हैं π/4, और 10 का पीरियड कितना होता है, पाई पीरियड इसमें ऐड करें, ये पाई मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो पाई प्लस π/4 किया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये बनता है 5π/4। इसका मतलब जो आंसर यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, क्योंकि 10 का पीरियड पाई होता है। हर पाई के एडिशन के बाद इसकी वैल्यु क्या होती है, रिपीट। तो π/4 में 1 है अगर, तो फिर 5π/4 में भी क्या होगा, 1। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये करेक्ट इसलिए नहीं होगा कि 7π/4 चला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ क्या है पॉजिटिव। तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये भी हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, इसमें भी थोड़ा सा टेक्निक उसी तरह यूज़ की और थोड़ी उससे डिफरेंट भी बात हमने कर ली, ताकि दोनों चीज़ें आपके माइंड में हों। तो ये 2 क्वेश्चन करने के बाद अब आप अच्छे खासे इससे फेमिलियर हो चुके हैं। सिर्फ जो चीज़ें रह गई हैं 1-2, उनको समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने जो है
2 क्वेश्चन और MCQs बना के देता हूँ ताकि जो पेंडिंग चीज़ें रहेगी वो भी कवर हो जाएं। पूरी एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर में है ही एक एक्सरसाइज सिर्फ, उसके 20 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन में सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की बात की जाती है और सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मैंने कहा कि प्रॉपर वे अडॉप्ट नहीं करना। जो चैप्टर 9, 10 में हमने इस तरह की लॉजिक्स पढ़ी हुई हैं एंगल्स की कैलकुलेशन के हवाले से, वो याद रखनी है और जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा आपने बैक सॉल्व मेथड से ही करना है। मैं शुरू से आपको बताता आ रहा हूँ कि किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक ना हो, अलजेब्रिक हो, आपने हमेशा उसको बैक सॉल्व करके ही सॉल्व करना होता है। ये सबसे आइडियल और सूटेबल अप्रोच होती है हमारे लिए। अब 1-2 MCQ और लिखते हैं ताकि ये आइडिया जो चीज़ें कुछ रह गई 1-2 वो भी हमारी कवर हो, फिर चैप्टर को हम क्लोज करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, 2 क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं कि यहाँ पे एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कहा गया सोल्यूशन ऑफ सीकेंट x इज इक्वल टू 1/2। अब ये भी ज़रूरी होता है कि आपको फंक्शन की रेंज का पता हो कि फंक्शन के पॉसिबल आंसर्स कहाँ तक हो सकते हैं, ताकि आप बजाय इसके कि बैक सॉल्व करना शुरू कर दें, आपको विजन आपका क्लियर होना चाहिए। तो बैक सॉल्व तब करें जब सोल्यूशन पॉसिबल भी हो। अब सीकेंट x 1/2 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि सीकेंट की जो रेंज है, अगर आपको याद हो चैप्टर 11 में हमने पढ़ा था कि सीकेंट x की जो रेंज है, सीकेंट को सीकेंट दोनों की -1 से लेस और इक्वल होती है और +1 जो होता है उससे ग्रेटर और इक्वल। इसका मतलब है ना तो -1 से ग्रेटर हो सकती है और ना +1 से लेस, यानी -1 और 1 के दरमियान में कभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये जो 1/2 है ये इन बिटवीन -1 और 1 है। इसका मतलब सीकेंट की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है इस इक्वेशन का सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। तो बजाय हमने बैक सॉल्व किया, फ़ौरन पता लग गया कि ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है। तो ये एक और टेक्निक होगी हमारे पास कि हम अगर ये विजन रख लें कि इसका आंसर कहाँ तक हो सकता है। इसी के साथ क्या एक और क्वेश्चन ये लिखा है मैंने, चैप्टर 14 के हवाले से है, वो ये है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स या रियल सॉल्यूशंस आपने बताने हैं इस इक्वेशन के। अब आप देखें, अभी तक जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी वो सारी लीनियर थी। ये क्वाड्रेटिक एग्जांपल दी है मैंने आपको। अगर ये डिग्री 2 वाली इक्वेशन है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल सॉल्यूशंस तब एग्जिस्ट करते हैं अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आए। तो जब भी रियल सॉल्यूशंस की बात की जाती है तो आप सबसे पहले इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया करेंगे वो कितना है, अगर वो क्वाड्रेटिक है। तो इसमें देखें a 1 है लीडिंग कोएफिशिएंट, b भी 1 है, c भी 1 है। तो अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं तो देखें कंसीडर करते हैं b² - 4ac। b का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर - 4ac। तो आप देख सकते हैं 1 - 4 आपका -3 आंसर आ रहा है जो लेस देन 0 है। लेस देन 0 आने का मतलब होता है आंसर की डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो इसका मतलब होता है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। सो अगर इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं तो इसका तो क्लियर मीनिंग ये हो गया कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, रियल रूट्स भी नहीं होंगे इसके। और वैसे भी आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो रेडियन मेजर्स में होता है और रेडियन मेजरमेंट रियल नंबर होती है। और अगर इसके डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव आ गया यानी रूट्स ही इमेजिनरी हो गए तो इसका मतलब कोई रियल वैल्यू मिलेगी नहीं हमें। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि इसका भी सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कोई रियल रूट इसका पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कुछ इस तरह की बातें हमारे पास थी जो हमने डिस्कस कर ली। चैप्टर 4 को हम यहाँ क्लोज करते हैं। आज के लेक्चर तक बुक 1 आपकी हो गई है कंप्लीट। अब जो आज के लेक्चर का रिमेनिंग पोर्शन है उसमें मैं कुछ आपको MCQs करवाता हूँ चैप्टर 1, 2, 3, 4 जितने भी आज हो सके। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें भी हम कुछ MCQs करेंगे बुक 1 के ही। तो मैं चाह रहा हूँ कि बुक 1 का एक ओवरव्यू आपको दोबारा दे दूँ, कुछ लोग नए भी जिन्होंने ज्वाइन किया है। और बुक 1 के कुछ MCQs में आज करवाता हूँ चैप्टर 1 से लेकर 4, 5 जहाँ तक आज हो सका। और फिर कुछ आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें रिमेनिंग जो बुक का पोर्शन है उसके करवा दूँगा। तो इस तरह से 2 लेक्चर्स तकरीबन हमारे एक रिवीजन के लिए हो जाएंगे जिसमें बुक 1 के MCQs में कराऊँगा ताकि 1 चैप्टर से 14 चैप्टर तक हर चैप्टर थोड़ा सा आप उसको रिवाइज कर लें। तो शुरू करते हैं कुछ MCQs चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं बात। अच्छा जी, रिवीजन का मैंने अभी आपसे कहा है कि थोड़ा सा बुक 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक रिवीजन थोड़ी सी आप लोगों को शुरू से मिल जाए। कुछ MCQs मैं आपको करवाता हूँ बुक 1 के जिससे आपको थोड़ी अवेयरनेस मिलेगी। एक बार फिर से हम कुछ कंसेप्ट को रिवाइज़ करेंगे। तो मैंने हर चैप्टर से 2-2, 3-3 MCQs रखे हैं जो मैं चैप्टर 1 से 14 तक आपको करवा रहा हूँ ताकि MCQs को बनाना भी आप लोगों को आ जाए और जो बातें आपको बताई थी वो एक बार फिर आपकी रिवीजन में आ जाए। ये एक लिखा है मैंने क्वेश्चन 1 + i/1 - i/n = -1।
यानी अगर इसकी पावर -1 जो इसकी पावर का रिजल्ट है वो -1 बनता है तो फिर मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू n की क्या होगी, n की पॉजिटिव वैल्यू कौन सी हो सकती है, और ऑप्शन है 1 2 3 और 4। तो रिकॉल करें ज़रा कि ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है 1 + आयोटा 1 आयोटा, ये नहीं करना कि हम इसको ओपन करना शुरू कर दें या रैशनलाइज करना। हमने ये बात सीखी थी, मैं आपको रिकॉल करवा दूँ, मैंने कम्प्लेक्स नंबर्स के आपको करवाए थे स्पेशल केसेस, और उन स्पेशल केसेस में से एक स्पेशल केस ये था कि 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लें, रैशनलाइज करके, ये सिर्फ आयोटा के इक्वल होता है। तो इसकी कोई पावर पूछे जाने का मतलब है कि वो आपसे आयोटा की पावर पूछ रहा है। तो अगर मैं इसकी पावर n लूँगा तो इसका मतलब आयोटा बार n है, और आयोटा बार n जो है वो -1 के इक्वल कब आता है, इन सारों में से अगर आप देखें, आयोटा बार अगर n को 1 पुट करें, आयोटा बार 1 आयोटा होता है, आयोटा पावर 2 करें तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है। इसका मतलब है ये -1 उस वक्त बनेगा अगर n की वैल्यू जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू वो कितनी होगी, 2। सो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये n की मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू है। इस तरह के आपको याद होगा मैंने तकरीबन 4 से 5 आपको स्पेशल केस कम्प्लेक्स नंबर्स के लिखवाए थे। तो ये उसका रिवीजन के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा था ताकि थोड़ी सी आपको रिवीजन इसके मिल जाए। अब हम आते हैं चैप्टर 1 के ऊपर ही, एक और क्वेश्चन जो डी माइवेस थ्योरम से रिलेटेड है। ये लिखा मैंने sin 30 + आयोटा cos 30 पावर 6। अब जल्दी में आप लोगों ने डी माइवेस थ्योरम अप्लाई नहीं कर देना कि 6 ला के हम एंगल में मल्टीप्लाई कर दें, जो कि डी माइवेस थ्योरम की एप्लीकेशन है। डी माइवेस थ्योरम के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं कि पहले cos लिखा होना चाहिए और बाद में sin लिखा होना चाहिए, यानी cos थीटा + आयोटा sin थीटा के लिए वो वैलिड है। तो अब हम जब यहाँ पे 6 पावर देखते हैं तो हम सोच रहे होते हैं कि हो सकता है ये पॉसिबल ही ना हो। तो मैं एक ऑप्शन चले ये भी लिख देता हूँ कि इसको चले हम कर लेते हैं चेंज आयोटा, और यहाँ लिख लेते हैं हम कि ये पॉसिबल नहीं है, या नन ऑफ दीज हो सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स आमतौर पर ये सोचते हैं कि ये डी माइवेस थ्योरम की प्रॉपर फॉर्म नहीं है, क्योंकि उसमें cos पहले और sin बाद में होना चाहिए था, आयोटा के साथ यहाँ cos लिखा हुआ है जबकि sin होना चाहिए था। तो इसका मतलब वो समझते हैं शायद डी माइवेस थ्योरम अप्लाई ना हो या इसका सोल्यूशन पॉसिबल ना हो। अब चूँकि हम चैप्टर 14, 13, 12 ट्रिग्नोमेट्री हम काफ़ी सारी पढ़ चुके हैं, तो हम ये जानते हैं कि sin cos में और cos sin में कन्वर्टेबल होता है। कन्वर्टेबल कैसे होता है ये देखें, हम बड़ा क्लियर जानते हैं ये बात कि cos 30 जो है इसको अगर sin में कन्वर्ट किया जाए तो ये sin 60 के इक्वल आंसर देता है, और अगर sin 30 को कन्वर्ट किया जाए तो ये cos 60 के बराबर आंसर देता है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि sin cos की प्लेस बदली जाए, चेंज की जाए, तो यही क्वेश्चन जो होगा इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं जहाँ sin 30 लिखा हुआ है वहाँ पे इनफैक्ट cos 60 आ जाएगा, और जहाँ पे लिखा हुआ था cos 30 वहाँ आ जाएगा sin 60। तो एक्चुअल क्वेश्चन ये था असल में, इनडायरेक्टली आपको नज़र आ रहा था कि वो लिखा हुआ है sin 30, जबकि असल में डी माइवेस थ्योरम के लिए ज़रूरी था कि यहाँ cos लाया जाए, तो वो हो गया cos 60। अब आप इस पर डी माइवेस थ्योरम लगा सकते हैं, जो कि कंडीशंस पूरी हैं। तो ये वाला 6 जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 60 × 6 cos बन जाएगा आपके पास 360। तो मैं इधर लिखता हूँ, ये बन गया हमारे पास cos ऑफ 360, और ये बन जाएगा हमारे पास sin ऑफ 360। आप देख सकते हैं cos 360 जो है वो आपके जो अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं तो इवन जो मल्टीपल्स होते हैं उस पे cos पाई के जो इवन मल्टीपल हैं cos उस पर +1 आंसर देता है, और जो ऑड मल्टीपल है उस पर -1 आंसर देता है, और sin पाई के सारे मल्टीपल्स पे 0 होता है। तो ये जो cos 360 है ये इवन मल्टीपल होने की वजह से +1 आंसर देगा। ये किसका इवन मल्टीपल है, पाई का, यानी 180 का, और sin जो है वो पाई के किसी भी मल्टीपल पे क्या आंसर देता है, 0। तो cos 360 पे क्या हो गया 1, और sin 360 पे क्या हो गया 0। तो अल्टीमेट आंसर हमारे पास क्या बना है, इसका 1। अब देख लेते हैं, यहाँ मैंने चूँकि इसको रेज किया था तो नॉट पॉसिबल को हटाते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा यहाँ पे 1। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन लिखे थे, 1 -1 आयोटा आयोटा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 1। तो अब आप क्लियर होगी बात आपको कि डी माइवेस थ्योरम की फॉर्मेशन बनाने के लिए हमने जो काम किया उसके बाद हमें प्रॉपर आंसर का पता लगा कि कितना आंसर होगा हमारा। तो 2 क्वेश्चन चैप्टर 1 से हो गए। अब हम चैप्टर 2 के कुछ 2 क्वेश्चन करते हैं ताकि हर चैप्टर के 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके इसकी हम रिवीजन कर सकें। अच्छा जी, चैप्टर 2 के मैंने 2 MCQs लिखे हैं, एक और भी लिख दूंगा मैं। चैप्टर 2 आप जानते हैं उसमें सेट्स, लॉजिक्स और ग्रुप्स वाला काम है।
तो एक मैंने क्वेश्चन रख दिया आपके सामने सेट्स वाला, एक लॉजिक्स वाला और एक आदम फिर हम कर लेंगे ग्रुप्स वाला रिवीजन के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो, यानी ए और बी में कॉमन कुछ भी ना हो, तो फिर आप बताएं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए किसके बराबर होगा। जब ए और बी में कॉमन कुछ नहीं है तो बी में से ए माइनस करें तो बी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं है तो ये इक्वल आएगा नंबर ऑफ़ बी के ही। लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं, जो कि ये तो इजी काम था, हम देखना चाह रहे हैं कि अगर ये एम्प्टी ना हो, यानी ए और बी ओवरलैप कर जाएं, तो जब ए और बी ओवरलैप करेंगे तो फिर इसका मतलब है उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए किसके बराबर होगा। तो ये असल में करने का पर्पज़ ये था कि थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम का भी आइडिया दिया जाए, ताकि उसमें से एमसीक्यूज़ जो बनते हैं वो भी आपके क्लियर हों। तो मैं इसको इस बात को समझाता हूँ वेन डायग्राम से, ताकि ये बात आपको क्लियर हो। अब वेन डायग्राम समझाने का तरीका क्या है, वेन डायग्राम के अंदर याद रखा करें कि जो यूनिवर्सल सेट होता है इसको एक रेक्टेंगल से शो करते हैं। ये रेक्टेंगल शो कर रहा है इस वक्त यूनिवर्सल को, जिसके अंदर ए भी होगा, जिसके अंदर बी भी होगा। ए और बी अगर ओवरलैपिंग है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो हम यूँ बना लेते हैं, ये लेट से ए है और ये लेट से बी है। तो ये इधर आपके पास ए आ गया, इधर कौन सा आ गया बी, और ये जो बीच वाला पोर्शन जो रेड कलर से शो हुआ है, ये देखें, ये ऐसा पोर्शन है जो ओवरलैपिंग है, ये ए में भी है और ये बी में भी है। तो इस मिडल वाले पोर्शन को अगर हम एरो से इंडिकेट करें तो ये असल में ए इंटरसेक्शन बी है। अब आप देखें, आपने बताना है कि एन ऑफ बी माइनस ए, बी में से ए माइनस करने के बाद कितने एलिमेंट्स बाकी बचेंगे। तो ये बी लिखा हुआ है, बड़ा क्लियर है कि बी में से अगर ए निकालें तो ए का ये जो रेड वाला पोर्शन है ये सिर्फ इसमें आ रहा है। जब ये माइनस कर देंगे, पीछे जो बचेगा पोर्शन है उसको मैं किसी और कलर से डिनोट करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्लू कलर। ये देखें, ये वाला पोर्शन जो है ये है हमारे पास, जिसको हम कह सकते हैं कि ये b माइनस ए है, यानी b में से a क्या हुआ है माइनस। तो अब जितने भी एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पे कॉमन थे वो सारे निकल गए। बाकी ये वाला पोर्शन, भाई अगर मैं इसको अलग से डायग्राम बना के बताऊँ तो यूँ है असल में कि ये पोर्शन माइनस हो गया, जिसको रेड कलर से शो किया हुआ था हमने। तो b माइनस ए जो है वो इस तरह का पोर्शन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये पोर्शन कौन सा बन रहा है हमारे पास, जो b माइनस ए है। अब आपने बताना है आंसर कौन सा होगा हमारा। अगर हम इसकी बात करें नंबर ऑफ़ b माइनस नंबर ऑफ़ ए, तो नंबर ऑफ़ ए तो ये सारे हैं, तो ये तो लॉजिकल बात ही नहीं बनती। अगर हम ये बात करें नंबर ऑफ़ ए माइनस नंबर ऑफ़ b, तो ये भी a में से पूरा b जो है वो माइनस हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरी बात हमारे पास, ये जो आखिरी बात है ये बन रही है कि b में से सिर्फ जो a और b का कॉमन पोर्शन है वो निकाला हुआ है। तो देख लें, b में से आपने ये जो रेड वाला यानी जो कॉमन पोर्शन है वो माइनस किया हुआ है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा n ऑफ b नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, तो दैट इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये एक सेट से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया। वेन डायग्राम के बारे में दोबारा सुन लें। वेन डायग्राम में सेट्स को सर्कल से शो करते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से शो करते हैं, और जो हमारा टारगेट पोर्शन होता है उसको हम शेड करके शो करते हैं। ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं लॉजिक्स के ऊपर। तो चैप्टर 2 के 3 ही फेज़ हैं, उसमें आपके पास सेट्स का टॉपिक है जिसमें फंक्शंस और वो चीज़ें भी आ जाती हैं। उसका एक क्वेश्चन मैंने ये अटैम्प्ट किया है, एक मैंने लॉजिक्स का आपके सामने क्वेश्चन रखा है ताकि ये भी आपके रिवीजन में आ जाए। लॉजिक में क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्विवेलेंट टू p इम्प्लाइज निगेशन ऑफ q। इक्विवेलेंट जो स्टेटमेंट्स हैं वो तब होती हैं जब उनके कॉलम्स का रिजल्ट्स, जिस कॉलम में ट्रूथ टेबल में बनाते हैं आप ट्रू फॉल्स वगैरह लिखते होते हैं, तो अगर दो स्टेटमेंट्स के कॉलम का रिजल्ट सेम आ जाए तो हम कहते हैं वो इक्विवेलेंट है। अब एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है कि मैं इसका भी बनाऊं कॉलम, पहले p बनाऊं फिर q, फिर निगेशन ऑफ q, फिर p इम्प्लाइज निगेशन ऑफ q, उसका कॉलम, फिर मैं इन सारों के कॉलम बनाऊं और फिर मैं देखूं किस इनमें से किसका कॉलम उसके साथ मैच करता है। इतना टाइम तो हमारे पास पेपर में होता नहीं है, ना हमें रफ शीट्स इतनी मिलती हैं कि हम टेबल बनाना शुरू कर दें वहाँ पे। तो शॉर्टकट मेथड आपको मैंने नोट लिखवाया था कि कोई भी स्टेटमेंट जो होती है वो अपने कंट्रा पॉजिटिव के इक्विवेलेंट होती है। एवरी स्टेटमेंट इज़ इक्विवेलेंट टू इट्स कंट्रा पॉजिटिव। तो अगर ये एक स्टेटमेंट है तो ये अपने कंट्रा पॉजिटिव की इक्विवेलेंट होगी। और कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ऑर्डर भी चेंज करना और प्लेस साइन भी चेंज करना। तो मैं अगर इसका ऑर्डर चेंज करूँ, q पहले p बाद में कर दूँ और साइन चेंज कर दूँ, तो q वाला पॉजिटिव हो जाएगा, p वाला नेगेटिव, यानी निगेशन ऑफ जो q है वो ख़त्म हो जाएगा और निगेशन किस पे आ जाएगी, p पे, और उनका ऑर्डर बदल जाएगा। तो ये बनेगा
ऑर्डर भी बदलने से और प्लेस बदलने से ये क्यू पीछे आया और इसका साइन चेंज हो गया, पी सेकंड नंबर पे गया और इसका साइन भी चेंज हुआ, तो ये बनता है इसका कंट्रा पॉजिटिव और लॉजिकली यही इसके साथ इक्विवेलेंट होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है फिर? डी ऑप्शन है। तो हम बहुत बड़े काम से, टेबल वाले काम से हम बच गए। ये हो गया आपके 2 MCQs। अब हम 1-2 देखते हैं और चैप्टर 2 के लिख लें ताकि ये हमारा हर लिहाज से हर टॉपिक जो है उसका एक MCQ हो के वो हमारा चैप्टर कवर हो जाए। तो लिखते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखा है मैंने, विच द फॉलोइंग फंक्शन विल हैव एन इनवर्स फंक्शन। ये हमारा जो फंक्शन का टॉपिक है जो कि सेट्स, लॉजिक्स और फंक्शंस हैं और फिर इसके बाद ग्रुप्स हैं। तो इसमें से मैंने बताया कि कौन सा ऐसा फंक्शन है कि जिसका इनवर्स भी फंक्शन बनेगा, यानी किस फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन बनेगा। फंक्शन का इनवर्स जो है वो फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि फंक्शन का इनवर्स फंक्शन तब बनता है अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो ये चार ऑप्शन से देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। पहले वाले ऑप्शन में y x² के इक्वल है और x इसमें 0 या 0 से आपने क्या रखना है? ग्रेटर। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो y x² के इक्वल है। मैं यहाँ डायग्रामेटिक्स में आता हूँ। इसका ग्राफ इस तरह का बनता है आपके पास, ये ग्राफ है। अगर तो और यहाँ पे अगर लेट से हम कहते हैं ओरिजिन है, अगर x नेगेटिव भी शामिल होता तो ये लेफ्ट में भी होता, राइट में भी होता, लेकिन x चूँकि सिर्फ 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर है तो नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं होगा ग्राफ में। ग्राफ सिर्फ यहाँ से ऑनवर्ड होगा। ये ग्राफ है y = x² का, जिसमें x 0 या 0 से क्या है? ग्रेटर। आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन हमने चैप्टर 13 में ये पढ़ा था कि अगर फंक्शन को देखना हो कि वो 1-1 है या नहीं, तो आप उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 1 पॉइंट पे कट करे तो हम कहते हैं ये 1-1 है और ऑन टू ये बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। अगर उसकी रेंज ही लिखी हुई तो हम कहते हैं उसको कि वो ऑन टू बाय डिफ़ॉल्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फंक्शन 1-1 फंक्शन है और ऑन टू बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये बन गया बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो फिर इसका इन्वर्स भी फंक्शन बनेगा। इसका मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते थे कि उनमें क्या गड़बड़ है। दूसरे वाले देखिए मैंने सेम ऑप्शन रखा हुआ है, लेकिन उसमें x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका अंदर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी। तो दूसरे वाले ऑप्शन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो यूं ग्राफ बनेगा जिसमें ये ओरिजिन है और नेगेटिव भी साइड से x आ रहा है और पॉजिटिव से भी आ रहा है। अब अगर मैं इस ग्राफ पे जो कि y = x² का ग्राफ है और x के ऊपर लिमिटेशन क्या है? लेफ्ट से राइट सारे नंबर आ सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूँगा तो 2 जगह कट करेगी। तो चैप्टर 13 में मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर 2 या मोर देन 2 पॉइंट पे कट करे तो वो 1-1 फंक्शन नहीं होता। अगर ये 1-1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा और बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो फिर इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं बनेगा। इसके अंदर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तीसरे वाले में भी वही गड़बड़ है कि अगर इसका ग्राफ हम बनाएं x और y दोनों 0 या 0 से ग्रेटर रखने है। ये सर्कल का ग्राफ, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है। तो ये यूँ बनेगा इसका ग्राफ इस तरह से और -4 से +4 तक इसकी डोमेन होगी, ये भी 4 होगा। अब यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है। तो सेमी सर्कल फंक्शन तो है, लेकिन जो कि ये 2 जगह कट कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट 13 चैप्टर वाला जो हमने पढ़ा था उसके मुताबिक ये 1-1 नहीं है। अगर ये 1-1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इन्वर्स होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। सो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन ना हुआ। नन तो वैसे नहीं हो सकता। सो द ओनली ऑप्शन विच इज़ करेक्ट इज़ ए ऑप्शन। तो ये था हमारा फंक्शंस का रिव्यू, ये भी हो गया। अब एक आध क्वेश्चन ग्रुप का करते हैं ताकि चैप्टर हमारा हर लिहाज से रिवीजन में कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन चैप्टर 2 की रिवीजन का लिखा है मैंने। एक सेट आपके पास G है जिसमें 2 पावर x इस तरह के एलिमेंट्स हैं और x बिलोंग किससे है कर रहा है? R से, रियल नंबर से। यानी जितने भी रियल नंबर है वो यहाँ प्लेस कर सकते हैं 2 की पावर्स में। देखना ये चाह रहे हैं कि ये सेट अंडर एडिशन ग्रुप बनता है या अंडर मल्टीप्लिकेशन बनता है या डिवीजन बनता है या सब्ट्रैक्शन बनता है। तो हम इसको फिल्टर करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखें कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन की रिस्पेक्ट से कभी भी ग्रुप नहीं बनता। उसकी वजह क्या है कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो अगर डिवीजन सब्ट्रैक्शन में नंबर्स के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करता तो ग्रुप की ये सेकंड कंडीशन होती है। तो एक भी कंडीशन ग्रुप की पूरी ना हो तो ग्रुप नहीं बन सकता। तो ये तो हम पहले ही कह देंगे कि ये 2 ऑप्शंस तो हमारे नहीं हो सकते। अब रहेगी बात एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की कि क्या ये एडिशन की रिस्पेक्ट से ग्रुप बनेगा या मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से। तो वो भी बड़ा क्लियर आइडिया हमारे पास है कि अंडर एडिशन ग्रुप बनने के लिए
इसमें 4 जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स का होना ज़रूरी है। आप अगर जानते हो सेकेंड ईयर, चूँकि आप लोग एंटीटेस्ट के स्टूडेंट्स हैं सारे, आप ये बात जानते हैं सेकेंड ईयर में आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ते होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ऊपर एक कंडीशन होती है कि उसकी रेंज जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। इसका मतलब है अगर 2 रेज़ टू पावर x लिखा हुआ है तो 2 रेज़ टू पावर x कैन नेवर बी ज़ीरो, ये कभी ज़ीरो नहीं बन सकेगा और ना ये कभी नेगेटिव बन सकेगा। तो अगर ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, कभी नेगेटिव, तो इसका मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। अगर नेगेटिव नहीं बनेगा तो एडिटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा, और अगर ज़ीरो नहीं बनेगा तो एडिटिव आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है अंडर एडिशन भी ये ग्रुप नहीं बनता। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन। और इसको भी चेक करने का आपको मैंने एक शॉर्टकट क्राइटेरिया बताया था, अगर आपको याद हो। हमने ये कहा था कि 2 एलिमेंट्स चूज़ करते हैं, ए और बी। लेट से मैंने 2 एलिमेंट्स चूज़ करने, चूँकि इसके एलिमेंट 2 पावर x टाइप के हैं, तो एक को हम कहते हैं 2 पावर x और एक को हम कह लेते हैं 2 पावर y। और x और y दोनों किससे लेने हैं आपने? रियल नंबर। तो हमने कहा था कि 2 एलिमेंट्स को डिवाइड करके देखना है कि उनका आंसर भी अगर सेट से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन बन रहा है। तो मैं अगर a और b को डिवाइड करता हूँ, जो मैंने शॉर्टकट आपको बताया था, तो ये क्या बनेगा? 2 पावर x डिवाइडेड बाई 2 पावर y। तो ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं तो 2 पावर x माइनस वाई बनेगा। x और y दो रियल नंबर हैं, रियल नंबर का डिफरेंस भी रियल नंबर होता है। अगेन ये जो है x माइनस वाई ये r से बिलोंग करेगा, और अगर पावर r से बिलोंग करे तो 2 की जो भी पावर होगी वो अल्टीमेटली g का एलिमेंट बनेगी। इसका मतलब है ये किससे बिलोंग कर जाएगा? g से। तो दो कोई से एलिमेंट्स की रेशो अगर सेट से बिलोंग करे तो ये इस बात को इंडिकेट करती है कि वो सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। अदरवाइज वैसे भी आप देख रहे हैं, तो शॉर्टकट लगाया मैंने, वैसे भी देखें इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी है। 2 की 2 पावर्स को मल्टीप्लाई करें, दोबारा 2 की को पावर ही आएगी। क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, हर एक सेट में होता है, जो भी रियल नंबर का सबसेट हो या कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो। तीसरी बात ये होती है कि आपको आइडेंटिटी देखनी है 1। तो अगर हम x को 0 पुट करें, 2 पावर 0 1 भी इसमें है, और हर एलिमेंट का इन्वर्स 2 पावर x का इन्वर्स 1/2 पावर x होगा, जो कि 2 पावर माइनस x के बराबर है। तो वो भी इसमें होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हर रियल नंबर का नेगेटिव भी रियल नंबर ही होता है। इसका मतलब ये होगा कि चारों प्रॉपर्टीज़ पूरी हैं और ये ग्रुप बन रहा है। तो चारों प्रॉपर्टीज़ वैसे भी पूरी हैं, और शॉर्टकट से हमने एक स्टेप पता लगा लिया कि इसके हर 2 एलिमेंट्स का जो कोशेंट है वो इसी का मेंबर है। सो दिस सेट इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारी रिवीजन होगी। चैप्टर 1 और 2 आज मैंने आपका रिवाइज करवाया। कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी चैप्टर्स के भी एक 2 क्वेश्चंस करें, ताकि वो भी आपकी रिवीजन में आ जाए। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।